ओके सो टुडे आज हम पढ़ने वाले हैं अपना पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, तो पार्टनरशिप में आज हम पढ़ने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ने वाले हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। बेसिकली इससे पहले जो काफी लेक्चर्स होंगे जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उनको पता होगा। ठीक है, एंड अदरवाइज जिनको नहीं पता रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। कभी भी जब कोई फर्म होती है उसमें एक पार्टनर रिटायरमेंट होता है या कोई कभी फर्म डिसॉल्व होती है, तो उसके बाद क्या है, जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तब क्या होता है, दोबारा से उसके सारे जो प्रोसीजर है दोबारा से फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, मतलब सभी प्रोसीजर्स को वापस से किया जाता है। तो क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, मतलब दोबारा से फॉर्म क्रिएट होती है। मतलब क्रिएट नहीं होती बट प्रोसीजर सारे ऑलमोस्ट वही लगते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस होता है पूरा। तो उसमें आज हम बात करने वाले हैं अपना रिकॉन्स्टिट्यूशन की। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में आज हम जब देखेंगे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता किन किन वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी वजह से होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का सबसे पहला जो रीजन है, एक सेकंड आई विल ओपन द हाइलाइटर। सबसे पहला जो रीजन है वो एडमिशन। अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है इसके अंदर तो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। दोबारा से फॉर्म मतलब सारे प्रोसेस फॉलो किए जाएंगे पार्टनरशिप के। ठीक है, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट होता है उस केस में होगा आपका कि कोई पार्टनर रिटायरमेंट हुआ तो आपका दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी फॉर्म। एक्सपल्सन की वजह से होगा। ठीक है, एक्सपल्सन की वजह से होगा। तीसरा सॉरी फोर्थ, इंसॉल्विंग। अगर कोई पार्टनर इंसॉल्व हो गया है या फर्म इंसॉल्वेंट हो गई है, तो अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। ठीक है, बंदी हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। बट इन केस अगर कोई पार्टनर डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, पार्टनर इंसॉल्व हो जाता है, सॉरी पार्टनर इंसॉल्व हो जाता है, तो नॉर्मल सी बात है कि इंसॉल्वेंट हो गया तो नॉर्मल सी बात है उस पार्टनर को आप रखोगे ही नहीं। ठीक है, तो पार्टनर क्या होगा, उसको रिटायरमेंट कर दो, उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या है, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म का। ठीक है, फिफ्थ, डेथ हो जाती है अगर किसी पार्टनर की सपोज डेथ हो गई तो उस केस में भी वो पार्टनर तो रहा नहीं, तो उस केस में क्या होगा, दोबारा से फर्म क्रिएट मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। और लास्ट हमारा जो है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इनके सेक्शंस भी आपके सामने दिए हुए हैं, जैसे एडमिशन का सेक्शन 31 है। ठीक है, एंड रिटायरमेंट का सेक्शन 32, एक्सपल्सन सेक्शन 33, इंसॉल्विंग 30 सेक्शन 34 एंड डेथ सेक्शन 35 एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन 29। सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन कीजिए, जो भी देख रहा है इस वीडियो को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको इन आगे बहुत काम आने वाला है, बिकॉज यही आपके मेन कंटेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको राइट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप नोट डाउन कर रहे होंगे आप लोग। तो बेसिकली मैं बात कर रहा था रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन देखो एक बार फिर से समझ लीजिए, देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन मींस होता है चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट being an end of the existing partner agreement and new agreement comes into the picture। मतलब कि चेंज इन द पार्टी, सपोज कि पार्टनरशिप में कोई चेंजेस हुए या फिर कोई एग्रीमेंट में कोई चेंजेस हुए, तो उस वजह से क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्योंकि चेंजेस अगर इनकेस चेंजेस हो रहे हैं किसी चीज में, पार्टनरशिप फॉर्म में या फिर पार्टनर्स में, तो क्या होता है, हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये जो होता है हमारा दिस इज न्यू एग्रीमेंट चेंज द रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स। मतलब कि इसकी वजह से क्या होता है, जो पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको चेंज कर देता है। एनी चेंजेस इन द रिलेशनशिप अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन अबव। अगर अब कोई भी चेंज होता है तो हम उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं फर्म के अंदर। अगर फर्म के अंदर चाहे पार्टनरशिप फर्म में हो चाहे एग्रीमेंट में हो, या फिर अगर पार्टनर्स में कोई चेंजेस होता है, अकाउंट में कोई भी चेंजेस होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस इन द फॉलोइंग ऑसेशन। मतलब कि चेंज इन द प्रॉफिट से, अगर प्रॉफिट मतलब उसमें क्या क्या, अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो क्या क्या मतलब पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सेविंग प्रॉफिट। अगर आपका कोई न्यू पार्टनर एडमिट हुआ या रिटायर हुआ तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले क्या होगा, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। एंड ठीक है, अगर अगर कोई पार्टनर गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। कोई पार्टनर एडमिट हो उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, जो भी होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हो सकता है, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर हो सकता है, डेथ ऑफ पार्टनर हो सकता है, अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप। इन सब वजह से क्या है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। सपोज क्या था कि एक पार्टनर था, वो पहले आपका सपोज टू पार्टनर से 50-50% पे कर रहे थे। ठीक है, बट अभी क्या है ना, जो ए पार्टनर ए था वो कहता है कि मैं 75% लूंगा। उसने कैपिटल ज्यादा लगाया होगा तो उसने ज्यादा मतलब इन्वेस्ट, जो सेकंड फाइनेंशियल ईयर आया होगा उसमें उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया होगा और इन्वेस्टमेंट की होगी। तो अभी क्या है ना, दोबारा से एग्री हुए सभी लोग, दोनों पार्टनर एग्री हुए, तो क्या वो दोबारा वो 75% लेगा और पार्टनर भी 25%। तो क्या होगा, फर्म जो होगी उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा दोबारा से, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है।
तो ठीक है, अगर कोई पार्टनर एडमिशन लेता है, न्यू पार्टनरशिप एडमिशन लेता है, तो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर कोई पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो रिटायरमेंट ले रहा है तो आपका होगा। अगर कोई किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। अगर कोई एमलगेमेशन कर रहे हो, मतलब टू पार्टनरशिप फर्म का कि दो पार्टनरशिप एक आपस में एमलगेमेट हो रही है, यानी कि रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, तो उस केस में, क्योंकि उसमें तो अगर एमलगेमेशन हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि आपका रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनेगा। रिकंस्ट्रक्शन नॉर्मल सी बात है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा। ठीक है, तो आई होप सभी ने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो लेट्स मूव। तो यह सभी को पता है ना कि हमारे रिकंस्ट्रक्शन किस वजह 6 वजह से होता है। पहला होता है एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्सन, इंसॉल्वेंसी, डेथ एंड ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले बात करेंगे हम एडमिशन की। इसकी एडमिशन तो सबको पता है कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की वजह से हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। किसकी वजह से? एडमिशन की वजह से हमारा न्यू रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो हमारा एडमिशन जो है किस सेक्शन में है? एक्शन सेक्शन नंबर 31। किसमें गाइस? सेक्शन नंबर 31। तो देखिए इसमें क्या मतलब कि एडमिशन लीड्स टू रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म, मतलब कि जब भी आपका पार्टनर न्यू पार्टनर एडमिट होगा, जब भी एनी टाइम, जब भी आपका पार्टनर एडमिशन लेगा न्यू पार्टनर, तब आपका फर्म का रिकंस्टिट्यूशन, क्योंकि नया पार्टनर आएगा। नॉर्मल सी बात है, कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो नॉर्मल सी बात है कि आपका शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। ठीक है, और कोई भी बंदा, सपोज आप टू पार्टनर्स थे, ठीक है, टू पार्टनर्स थे, 50-50% पे कर रहे थे, एक थर्ड पार्टनर एडमिट किया, तो नॉर्मल सी बात है ना, उसके लिए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा थर्ड पार्ट। बट आप लोगों के लिए होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप सैक्रिफाइस करोगे ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि इट मींस कि अगर नॉर्मली कोई भी पार्टनरशिप ऐड होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में न्यू पार्टनर एडमिट होता है, तो नॉर्मल सी बात है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोथ विल बी चेंज। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जो एडमिट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका इंक्रीज होगा, एंड जो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनका क्या होगा? सैक्रिफाइस, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 50-50% ले रहे हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि वो 40-40% लेंगे और जो आएगा वो कितना? 20% लेगा। नॉर्मल सी बात है, 10-10% का उन्होंने सैक्रिफाइस किया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू निकलेगा। ठीक है, इट मे बी इधर फॉर इंक्रीज इन कैपिटल और हेल्पिंग इन द मैनेजमेंट। इट मींस कि जो न्यू पार्टनर है वो आपका इंक्रीज इन कैपिटल में भी हो सकता है कि आपका कैपिटल लेके आए, तो वो कैपिटल आ सकता है। अदरवाइज हेल्पिंग इन मैनेजमेंट, की कई बार ऐसा होता है कि लाइक आपका जो पार्टनर है वो फंड रेज नहीं करता है क्या उसमें फॉर्म में आके, बट वो हेल्प करता है मैनेजमेंट में। ठीक है, कि आपका फॉर्म को चलाने में मैनेजमेंट में हेल्प करता है। तो एट द मोमेंट मतलब कि वो पार्टनरशिप तो है, पार्टनरशिप फॉर्म में है, अब डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर और कंसेंट के ऊपर कि जो आप जो पार्टनर्स हो क्या कंसेंट उनके बीच में होता है। कई बार क्या होता है कि नॉर्मली सपोज दो पार्टनर्स है, ए और बी पार्टनर है, ठीक है, अब ए और बी पार्टनर है, उसको एक पार्टनर की और रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब जो थर्ड पार्टनर है, सपोज करो उनको फंड की प्रॉब्लम है, ठीक है, कि फंड नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो नॉर्मल सी बात है थर्ड पार्टनर को एडमिट करेंगे, वो पार्टनरशिप में आएगा और कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, नॉर्मल पहला एग्जांपल, और फर्म चल रही है। बट सेकंड केस, सपोज करो दो पार्टनर्स है, ए और बी, ठीक है, उनके पास फंड प्रॉपर है, सब कुछ है, बट क्या है उनके पास वो, मतलब कई बार होता है कि वो टाइम नहीं दे पाते हैं, फिर उनके पास वो क्वालिटी है नहीं है, फिर उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा है पूरा फॉर्म, तो क्या करेंगे वो थर्ड पार्टनर को एडमिट करेंगे, जो कि क्या देखेगा? पूरा मैनेजमेंट देगा। तो हेल्पिंग इन मैनेजमेंट कि मान लो सपोज बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ी फॉर्म है, और दो लोगों से हैंडल नहीं हो रहा, दो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, तो नॉर्मल सी बात है, और फंड उनके पास कैपिटल प्रॉपर है, सब कुछ है, बट क्या है ना कि वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो थर्ड पार्टनर को एडमिट करेंगे। किस चीज के लिए? वो मैनेजमेंट के लिए। किस चीज के लिए? मैनेजमेंट के लिए। जो थर्ड पार्टनर आएगा वो मैनेजमेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद एडमिशन इज विद और विदाउट, इज विद ऑल। सपोज कि जैसे आप सपोज करो आपके फर्म में 3 पार्टनर्स है, 4 पार्टनर्स है, ठीक है, सपोज आपके फर्म में 4 पार्टनर्स है, 4 पार्टनर्स है, ठीक है, 25-25% पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, 25-25 रेशियो उनका 25% का। ठीक है, अब फिफ्थ पार्टनर आ रहा है, तो इट मींस का ये नहीं कि सपोज ए बी सी डी और ई को उन्होंने एडमिट करना है, तो सपोज करो ई जो है ना वो ए और बी का फ्रेंड है, ठीक है, तो ए और बी तो उसके लिए एग्री करेंगे, बट क्या सी और डी एग्री करेंगे? सपोज सी एग्री को कर लिया बट डी एग्री नहीं कर रहा है, तो क्या एडमिट हो सकता है? ये क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। इसका अगर कोई आंसर दे सकता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को बताए कि सपोज ए बी सी डी आर दी पार्टनर्स, चारों पार्टनर है, ठीक है, और एक पार्टनर है डी, वो सॉरी ई, एक पार्टनर है, उसको ऐड करना है, एडमिशन करना है उसका, ठीक है, तो क्या 3 पार्टनर्स एग्री हैं, ए और बी एंड सी, देन मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एग्री, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एग्री, ठीक है, क्या उस पार्टनर को, हम ई पार्टनर को ऐड कर सकते हैं, हम एडमिट कर सकते हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स? मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स एग्री है, 4 पार्टनर से 3 पार्टनर्स आर एग्री टू एडमिट इट, बट
the last partner is this is D is not agree. So in this case, can we admit the E? Give me the answer if anyone is no in the comment box, comment section. अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, नहीं कर सकता है गाइस। क्या नहीं करता? नहीं कर सकता, बिकॉज हमारा ये लॉग एक्ट क्या कहता है कि जितने भी पार्टनर्स है सभी का कंसेंट होना जरूरी है। जब तक कि सभी का कंसेंट नहीं होगा तब तक हम उसको ऐड नहीं कर सकते। सपोज अगर दो चार पार्टनर्स थे ए बी सी डी, चारों का कंसेंट होना जरूरी है। चारों अगर हाँ बोलेंगे, चारों एग्री होंगे तभी हम ई को एडमिट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर उनमें से एक ने भी ना कर दिया तो नहीं चलेगा, नहीं होगा। मेजोरिटी ऑफ नहीं चलने वाला है भाई यहाँ मेजोरिटी ऑफ नहीं चाहिए, यहाँ पे ऑल कंसेंट चाहिए, ऑल द पार्टनर चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बोलता है, एडमिशन लीड्स टू, अगर एडमिशन होता है तो नॉर्मल सी बात है न्यू पार्टनर आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेंज होगा और रिकंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट मे बी इधर इंक्रीज फॉर इन कैपिटल, वो जो आ सकता है वो कैपिटल इंक्रीज करने के लिए आ सकता है, और इधर मैनेजमेंट हेल्पिंग, मतलब कि मैनेजमेंट में हेल्प करने के लिए आ सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर, सेकंड पॉइंट आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा। एंड थर्ड पॉइंट, एडमिशन इज विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, की मतलब जो एडमिशन है न्यू पार्टनर का वो सभी पार्टनर्स के कंसेंट पर ही होगा। अगर उन मान लो सपोज चार पार्टनर्स हैं ए बी सी डी और ई को एडमिट करना है, बट जब तक कि चारों पार्टनर्स कंसेंट नहीं देते हैं एग्री का, तब तक हम ई को नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं एडमिट। अगर चार में से तीन देते हैं तो नहीं चलेगा, मेजोरिटी ऑफ नहीं चलेगा, यहाँ पे ऑल पार्टनर्स होने चाहिए। तो यहां तक आई होप सभी का क्लियर। जिसको कोई डाउट है वो नॉर्मल सी बात है कमेंट सेक्शन में बात करें मुझसे, क्वेश्चन जो भी हो, जिसकी जो भी क्वेरी हो वो पुट अप करें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम, एंड जिसको नोट डाउन अभी नहीं, नोट डाउन लास्ट में करना, अभी थोड़ा सा ये पूरा टॉपिक खत्म करते हैं, देन आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो हमारा लास्ट टॉपिक को क्या बोलता है, फॉलोइंग केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल एडमिटिंग न्यू पार्टनर। मतलब क्या, फॉलोइंग केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल, मतलब जब न्यू पार्टनर को आप एडमिट करोगे तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आपको ध्यान में रखना है और क्या क्या आपको करना है while admitting the new partner in the partnership firm. I'll repeat it again. While new partner admitting new partner in the firm, in the partnership firm, तो आपको क्या क्या करना है और क्या क्या आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो पहला, computation of new profit sharing ratio and sacrificing ratio, profit sharing ratio and sacrificing ratio, याद करो मैंने सबसे पहले पॉइंट में क्या बोला था, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट होता है तो नॉर्मल सी बात है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा और उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेंज होगा। तो उस केस में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा एंड आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। तो क्या बोलता है हमारा, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर, आई होप सभी को क्लियर हो गया पॉइंट की, क्योंकि देखो सपोज मैंने क्या बताया कि चार पार्टनर थी, दो पार्टनर थे 50-50% पे पार्टनरशिप कर रहे थे, ठीक है। थर्ड पार्टनर आया, नॉर्मल सी बात है थर्ड पार्टनर एडमिट होगा तो उसके लिए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, बट जो टू पार्टनर्स हैं उनके लिए तो क्या होगा, सेक्रीफाइस, क्योंकि अगर वो आया तो कुछ ना कुछ परसेंट तो लेगा ही लेगा प्रॉफिट का, ठीक है। तो जो भी परसेंटेज लेगा वो उसके लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। अब अगर उसको मिलेगा तो किसी न किसी के पास से तो कम होगा ना, तो जिसके पास से कम होगा नॉर्मल सी बात है उन दो पार्टनर्स के पास से कम होगा, तो उन दो पार्टनर्स के लिए क्या होगा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जब भी न्यू पार्टनर ऐड होगा हम हमेशा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंप्यूटेशन करेंगे एंड न्यू सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कंप्यूट करेंगे, ठीक है गाइस। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब कि जब भी न्यू पार्टनर आएगा, हो सकता है कई बार कि वो गुडविल लेके आए और कई बार हो सकता है कि गुडविल ना लेके आए, ठीक है। तो अगर इनकेस वो गुडविल लेके आता है वेरी गुड, नहीं लेके आता है तो उस केस में कि जो भी है उसकी गुडविल अगर आती है तो नॉर्मल सी बात है अकाउंटिंग होगी, क्योंकि गुडविल मैटर करती है ना, सब्जेक्ट मैटर करती है कि गुडविल क्या है, उसकी मार्केट में क्या गुडविल नहीं है, तो गुडविल का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा प्रॉपर, ठीक है, दोबारा से। तभी हमारा, क्योंकि
अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू कंप्यूट हो रहा तो नॉर्मल सी बात है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी होगी, क्योंकि अगर वो आया तो नॉर्मल सी बात है पहले दो लोगों की गुडविल थी, अब थर्ड पर्सन भी आ रहा है, थर्ड पार्टनर आ रहा है, वो भी अब गुडविल में हिस्सेदारी बोलेगा तो उसको भी तो हिस्सा चाहिए ना भाई, उसको भी तो परसेंटेज चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, गुडविल भी तो उसको चाहिए, कुछ उसको भी तो गुडविल चाहिए, तो नॉर्मल सी बात है अगर वो एडमिट हो रहा है तो आपकी गुडविल की भी ट्रीटमेंट होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, revaluation of asset and liabilities, revaluation of assets and liabilities, फिर से बोलता हूँ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। इट मींस कि देखो जो भी लाइबिलिटीज होंगी, ठीक है, अगर न्यू पार्टनर्स आएगा, सपोज अब पार्टनर थी, आपके पास 1 करोड़ का लोन था, पार्टनरशिप फॉर्म पे 1 करोड़ का लोन था, दो पार्टनर थे, लाइबिलिटीज कितनी कितनी थी, 50 करोड़, 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ 50 लाख 50 लाख, 1 करोड़ का था, 50 लाख 50 लाख, क्लियर। बट अब अगर थर्ड पार्टनर एडमिट हो रहा है तो तो उस केस में ये क्वेश्चन है आप लोगों से कि अगर पार्टनरशिप फर्म में 2 पार्टनर्स थे, उनके ऊपर 1 करोड़ का लोन था, 1 करोड़ का लोन था, ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली था, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने थर्ड पार्टनर को यानी कि एडमिट किया सी को, ठीक है, तो क्या उसके ऊपर वो लाइबिलिटीज आएंगी 50 करोड़ 1 करोड़ की या नहीं आएंगी, इसका मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। और ये टॉपिक जो है यहाँ से नहीं है, आगे का है, वो मैं आपको जब नेक्स्ट क्लास लूंगा तो बताऊंगा, अदरवाइज मेरे को इसका आंसर कोई अगर दे सकता है तो प्लीज गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स, कमेंट सेक्शन, ठीक है। मेरे को इसका आंसर चाहिए, अगर कोई कोई जान किसी को पता है इसका आंसर तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दे। क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुने, जिसको नहीं समझ आ रहा फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ए एक पार्टनरशिप फर्म है, एक्स वाई जेड पार्टनरशिप लिमिट वो है, पार्टनरशिप फर्म है, उसमें ए और बी, ठीक है, दो पार्टनर्स हैं, और उनके उस फर्म के ऊपर 1 करोड़ का लोन है, ठीक है, 1 करोड़ का लोन है, इट मीन लोन है तो लाइबिलिटी हुई, ठीक है, लाइबिलिटी है उसके ऊपर 1 करोड़ की, तो और वो अभी और उनकी इक्वल शेयरिंग रेशियो थी, ठीक है, तो जो लोन है, ठीक है, 1 करोड़ का वो 50-50 लाख उनके ऊपर, ठीक है, बट अभी उन्होंने करंट में थर्ड पार्टनर को एडमिट किया, ठीक है, थर्ड पार्टनर को एडमिट किया, रिकंस्ट्रक्शन हुआ फर्म का, न्यू कंप्यूटेशन हुआ, प्रॉफिट शेयरिंग नया बना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हुई गुडविल की। अब मेरे को ये बताइए कि जो लाइबिलिटी है 50-50 लाख की, क्या वो भी सेक्रीफाइस होगी या वो कम होगी, या वो अब उन्हीं या फिर वो वही दोनों पार्टनर्स भरेंगे 50-50 लाख, या उसमें थर्ड पार्टनर को भी भरना पड़ेगा जो न्यू एडमिट होगा, ठीक है। मेरे को इसका आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं हम टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज मतलब जो भी लायबिलिटीज होंगी, लायबिलिटी भी तो बट जाएंगी ना, नॉर्मल सी बात है, लायबिलिटीज भी तो बटेंगी ना, सेक्रीफाइस होंगी, उसका भी न्यू, और एसेट एसेट भाई वो भी आएगा तो कुछ एसेट्स लेके आएगा तो एसेट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रॉपर अकाउंटिंग होगी उसकी भी, ठीक है, तो इट मींस की रिवैल्यूएट होगी प्रॉपर प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, ट्रीटमेंट ऑफ अनडिसबर्स्ड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है, तो जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा उससे पहले का जो भी आपका अनडिसबर्स्ड प्रॉफिट रहा होगा और एक्यूमुलेटेड लॉस रहा होगा वो आपको क्लियर करना है, उसका आपको वापस से उसकी ट्रीटमेंट होगी, ठीक है। ये नहीं कि अगर आप सपोज एंड मिड ऑफ द ईयर आप एडमिट कर रहे हो तो ये नहीं कि हम सर लास्ट एंड ऑफ द ईयर करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब हमारा ऑडिट होगा तो हम देख लेंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एट द टाइम जिस टाइम आप एडमिट कर रहे हो पार्टनर को, उसी टाइम आपको ये सारी ट्रीटमेंट करनी, चाहे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो, चाहे आपका रिवैल्यूएशन हो, चाहे आपका कंप्यूटेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड प्रॉफिट रेशियो, ये सारा एट द टाइम ऑफ एडमिटिंग न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, उसी टाइम आपको करना है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्बर्स्ड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो भी होगा वो आपको उसकी वापस से आपको पूरी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी जब आप न्यू पार्टनरशिप में एक पार्टनर ऐड होगा, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, देखो उससे पहले के जो दो पार्टनर थे, ठीक है, उनका वो अपना कैपिटल जो भी लेके आए हो, एक्स वाई जेड सपोज एक एक करोड़ लेके आए, ठीक है, थर्ड पार्टनर आया वो लेके आ रहा है सपोज मान लो 50 लाख लेके आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा ना, उससे पहले का जो था ना एडजस्टमेंट, वो आपका एडजस्टमेंट क्लियर करना है, वो एडजस्टमेंट करना है आपको, ठीक है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, एंड उस 2 मिनट में अगर कोई नोट कर सकता है तो वेरी गुड, अदरवाइज वो स्क्रीनशॉट ले ले या फिर
वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकता है। ओके ओके, आई होप आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे या फिर नोट डाउन कर रहे होगे या फिर नोट डाउन कर लोगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट, एडमिशन तो हो गया, ठीक है, एडमिशन होगा तो आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। अब अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होगा, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि रिटायरमेंट किन किन तरीकों से हो सकता है। रिटायरमेंट जो है वो कैसे कैसे पॉसिबल है, जो रिटायरमेंट होगा वो कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि रिटायरमेंट कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, रिटायरमेंट बाय एग्रीमेंट। बाय एग्रीमेंट, कि जो पार्टनर है वो एग्रीमेंट देके रिटायरमेंट ले सकता है। ठीक है, दूसरा पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, पार्टनरशिप, और थर्ड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, अब जो जिन बच्चों को ये नहीं पता कि पार्टनरशिप एट विल क्या होती है और पार्टनर्स पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है, ठीक है, वो वेट करें। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मैं उसके लिए इस चैप्टर का पूरा बनाऊंगा। ठीक है, देन देख सकता है। अदरवाइज जिन लोगों को पता होगा वो वेरी गुड। एंड अगर अब कोई बोलता है कि इस टॉपिक को, बिकॉज अगर इस टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ाने जाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लेंथी, एक एक पार्टनरशिप, एक एक पार्टनरशिप को पढ़ाना पड़ेगा। आपका स्लीपिंग पार्टनर है, बहुत सारे पार्टनरशिप, मेरे को एक एक पढ़ाना पड़ेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो और इतना टाइम इस वीडियो में नहीं दे सकते हैं हम लोग। तो देखते हैं। तो पार्टनरशिप एट विल हो सकता है। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल मैं बता देता हूँ कि पार्टनरशिप मतलब इच्छा से हो, जब मतलब अपनी मर्जी से दे रिटायरमेंट ले तब वो होता है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप में एक लिमिटेड टाइम के लिए उसने रखा हो तो पार्टिकुलर नॉर्मल समझ लीजिए इतना। ठीक है, बाकी डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ओके, तो बेसिकली जो हमारा रिटायरमेंट है वो तीन वजह से हो सकता है। बाय एग्रीमेंट हो सकता है, बाय पार्टनरशिप एट विल हो सकता है, एंड बाय पर्टिकुलर पार्टनरशिप हो सकता है। बात करते हैं एग्रीमेंट की। सपोज कोई पार्टनर, थ्री पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर ने बोला कि उसने एग्रीमेंट दे दिया कि भाई मैं एग्रीमेंट में लिख दिया कि मैं इस टाइम पे, मतलब एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट उसने बोल दिया कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, इतने टाइम में मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। ठीक है, इतने टाइम में रिटायरमेंट ले लूंगा। सपोज एग्रीमेंट में उसने लिख दिया कि मैं आफ्टर फर्म खुलने के बाद 6 साल तक मैं आपके साथ काम करूंगा, 6 साल के बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट बाय एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट में लिखा था कि 6 साल के लिए मैं, 6 ईयर्स के लिए मैं आपके साथ हूँ, आफ्टर 6 ईयर्स आई विल रिटायरमेंट। ठीक है, तो क्लियर। उसके बाद बात करते हैं हम पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल की, सपोज आपने फर्म में, आपने एज अ पार्टनरशिप फर्म में आप एज अ पार्टनर एडमिट हुए, एंड एग्रीमेंट में आपने ये नहीं लिखा, कहीं मेंशन ही नहीं किया कि मैं कब रिटायरमेंट होगा कब रिटायरमेंट नहीं होगा, तो वो क्या हो गया आपका पार्टनरशिप एट विल। मतलब आपने कोई कंसेंट ही नहीं दिया, ठीक है, कि मैं कब रिटायरमेंट होगा कब नहीं लूंगा। तो उसमें क्या होगा, वो आपकी पार्टनरशिप एट विल हो गई। जब आपकी इच्छा हो गई, आप चाहो एडमिट होने के बाद, चाहो 2 महीने बाद छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल बाद छोड़ दो या 20 साल बाद छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी भी छोड़ सकते हो। बट जब भी आप छोड़ोगे, आप छोड़ेंगे आपको नोटिस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, आपको नोटिस देना पड़ेगा। विदाउट नोटिस दिए हुए आप नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं मैं कल से नहीं आ रहा, ऐसा नहीं चलेगा। उसके लिए प्रॉपर आपको नोटिस देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप रिटायरमेंट ले सकते हो एट इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आते हैं हम पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मींस कि सपोज आपने कोई, लाइक इसको आप समझ सकते हो ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर हम बेसिकली क्या किस लिए करते हैं कि ज्वाइंट वेंचर, सपोज हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया, कि सपोज हमने एक ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो वो क्या है, ब्रिज बनाया, ब्रिज कंप्लीट हुआ, उसके बाद ज्वाइंट वेंचर खत्म। ठीक है, एंड, क्लियर। उसी तरह से पर्टिकुलर पार्टनरशिप, सपोज आपने एक पार्टनरशिप किया कि हम, हाँ, एक हम फ्लाईओवर बनाएंगे। ठीक है, तो फ्लाईओवर बनाने के बाद अब वो तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, पार्टनरशिप वैसे भी खत्म हो जाएगी। बट अगर आपने सोचा था, मतलब आपने बोला था कि मैं 5 साल के लिए आपके साथ पार्टनरशिप रहूंगा, ठीक है, 5 साल के लिए पार्टनरशिप में रहूंगा, ठीक है, आपके साथ। बट उसके पहले ही आपने, मतलब लाइक 2 साल या 3 साल के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, आपको लगा कि नहीं भाई हमारा इनके साथ नहीं जमने वाला है, हम कर नहीं पाएंगे काम, तो क्या है, आप उस बीच में भी रिटायरमेंट ले सकते हो। उस बीच में भी रिटायरमेंट ले सकते हो, बट तो उसे हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। ठीक है, बट उस केस में क्या है, आपको कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, मतलब कि जितने भी पार्टनर्स हैं सभी का कंसेंट होना जरूरी है, तभी आपकी रिटायरमेंट। सपोज ये नहीं कि अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं आप रिटायरमेंट नहीं ले सकते हो, तो उस केस में आप नहीं हो सकते हो रिटायर। ठीक है, आपको रुकना ही पड़ेगा। तो क्या बोलता है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में आप रिटायरमेंट तभी ले सकते हो जब कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स,
आपको कंसेंट देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा सबको कि नहीं हाँ मैं पार्टनरशिप से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, और उनसे बात करनी पड़ेगी, प्रॉपर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है, अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाकर आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसमें तो ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है, रिटायरमेंट में, वो भी पर्टिकुलर पार्टनरशिप रिटायरमेंट में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है कई बार कि कोई कोई मना कर देता है या फिर टाइम बाउंडेशन लग जाता है, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये था पार्टिकुलर पार्टनरशिप जो है वो कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, मतलब अदर पार्टनरशिप कंसेंट के साथ ही आप पर्टिकुलर पार्टनरशिप में रिटायरमेंट ले सकते हो, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए इस चार्ट को, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको, ओके। आई होप आप लोग नोट डाउन कर लोगे। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद अब जो पार्टनर है, ठीक है, जो उसके बाद जो पार्टनर होता है, आउटगोइंग पार्टनर क्या क्या करता है, जैसे उसमें क्या था कि एडमिशन में था, क्या था कि मतलब जब भी पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर एडमिट होगा, तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा, लाइक हमें कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमें वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, हमें वापस से रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, एसेट एंड लायबिलिटी के सब करना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर रिटायरमेंट होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो क्या बोलता है, द आउटगोइंग पार्टनर्स अकाउंट इज सेटल्ड एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, मतलब जो भी पार्टनरशिप एक्ट की टर्म्स कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेटल करना पड़ेगा उसका अकाउंट, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग आपको उसका रिटायरिंग पार्टनर का आपको अकाउंट सेटल करना पड़ेगा, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर। तो ये नॉर्मल बुक में आपके दिया होगा, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हो मॉड्यूल में, ये नॉर्मल सा है, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा समझने की चीज नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलता है कि द आउटगोइंग पार्टनर्स अकाउंट इज सेटल्ड एज पर द टर्म ऑफ पार्टनरशिप, जो भी पार्टनरशिप के टर्म्स कंडीशन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पार्टनरशिप जो रिटायरमेंट होगा, जो पार्टनरशिप फर्म से जो पार्टनर रिटायरमेंट होगा उसका आपको अकाउंट सेटल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन, पार्टनरशिप डीड में कंटेन दैट सेटलमेंट में बी इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट और विदाउट इंटरेस्ट, मतलब कि जब वो रिटायरमेंट होगा तो उसका कुछ अमाउंट होगा, सपोज अगर वो हाफ मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिटायरमेंट ले रहा है, सपोज 6 महीने बाद फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ और उसके 6 महीने बाद रिटायरमेंट है, तो 6 महीने तक जो उसको प्रॉफिट है उसको मतलब कंप्यूट किया जाएगा, उसको वो दिया जाएगा। और अगर नहीं होता है, अगर वो उसको लगता है अगर पार्टनर्स के बीच में कंसेंट अच्छा है, वो बोलते हैं कि नहीं एक काम करते हैं आप अभी एक लम वो क्या करते हैं, उनको एक आइडिया लग जाता है और एक लमसम अमाउंट दे देते हैं, बोलता आप इतना रखो, ठीक है। एंड हम जब आपका लास्ट में पूरा ये फाइनेंशियल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब हमारा ऑडिट होगा प्रॉपर, तो जो भी आपका अमाउंट बनता है वो हम आपको प्रॉपर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर वो बट ये जो कंडीशन है ये एट द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट पे हो सकता है, ठीक है, कि अगर उनके बीच में कंसेंट अच्छा है तो ही विल डू, अदरवाइज नेवर, उनको एक लमसम अमाउंट देना पड़ेगा। तो क्या बोलता है, पार्टनरशिप डीड में कंटेन दैट सेटलमेंट में बी इन लमसम अमाउंट, या तो उसको लमसम अमाउंट देना पड़ेगा, और इन इंस्टॉलमेंट, वो इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है कि नहीं, सपोज कोई बड़ा अमाउंट है, ठीक है, लाइक 20-25 करोड़ का अमाउंट है, तो उसको इन इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंस्टॉलमेंट, और विदाउट इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट के साथ भी हो सकता है और इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। थर्ड केस, in the absence of agreement, the outgoing partner has an option to receive interest either 6% or share of profit whichever he thinks fit. Suppose, ठीक है, कि जो भी अगर अगर सपोज वो नहीं देता है, ठीक है, अगर वो देने से मना करता है, जितना लेट करता है, सपोज अगर वो 6 महीने बाद रिटायर हो गया पार्टनर और उसके बाद उसको उसका अकाउंट सेटल नहीं किया गया, ठीक है, तो वो प्रॉफिट या तो उसके पास दो ऑप्शन, या तो उसके बाद जितना ही प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर वो 6% इंटरेस्ट ले ले, ठीक है, या फिर प्रॉफिट ले ले, प्रॉफिट का हिस्सा ले ले, जो भी प्रॉफिट बनता है, ठीक है, 6 मंथ के बाद जो भी प्रॉफिट बनता है 6 मंथ का, विच जो भी मतलब एनीवे जो भी बनता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स क्या करते हैं, प्रॉफिट ही लेते हैं, बिकॉज प्रॉफिट ज्यादा होता है और इंटरेस्ट कम पड़ता है थोड़ा सा 6%। तो हो सकता है, बट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये डिसाइडेड है कि अगर कोई ऐसा नहीं होता तो उस केस में आपको 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉफिट ऑफ ईच, ठीक है। तो क्या बोलता है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द आउटगोइंग पार्टनर हैज एन ऑप्शन टू रिसीव इंटरेस्ट इधर 6% और शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच एवर ही थिंक्स फिट, वो उसको जो फिट लगता है वो उसको रख सकता है, वो अगर उसको 6% इंटरेस्ट पे जमता है तो वो 6% इंटरेस्ट ले, अदरवाइज वो प्रॉफिट की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर सभी का, क्या था कि जो द आउटगोइंग पार्टनर होगा उसका हमें अकाउंट सेटल करना पड़ेगा, ठीक है,
दूसरा पार्टनरशिप डीड में कंटेन उसको लाइक लमसम अमाउंट देना पड़ेगा, वो इंस्टॉलमेंट में भी हो सकता है और विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है, ही थिंग्स में फिट, वो उनके कंसेंट के ऊपर डिपेंड करता है। एंड द लास्ट थिंग इज इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द आउटगोइंग पार्टनर हैज एन ऑप्शन टू रिसीव इंटरेस्ट इधर 6% और शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट गाइस, प्लीज नोट डाउन। ओके फाइन, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलता है, अगर लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, नॉर्मल सी बात है, जो पार्टनर रिटायरमेंट होगा उसके ऊपर पहले कुछ लाइबिलिटी रही होंगी, तो उस टाइम की तो छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो लाइबिलिटी है रिटायरिंग पार्टनर की, उसके पहले ही क्या जो लाइबिलिटीज थी वो, और रिटायर होने के बाद क्या लाइबिलिटीज रहेंगी वो हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो लाइबिलिटीज हैं पार्टनर की वो क्या रहेंगी। तो लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर क्या गाइस, लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटायरमेंट होगा उसका। अब रिटायरमेंट में दो केसेस होते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद दो केसेस होते हैं, ठीक है। पहला, एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, अगर कोई उसने एक्ट किया है बिफोर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट से पहले, और दूसरा एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट, अगर उसने उस एक्ट किया वो भी आफ्टर रिटायरमेंट, तो उस केस में क्या होता है गाइस, अगर एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, तो उसमें क्या है, जनरली आउटगोइंग पार्टनर जो होता है वो उसके ऊपर उसके वो लाइबल होता है, ठीक है। उसको क्या है, अगर उसने कोई सपोज क्या है कि उसने अगर कोई लोन लिया है, ठीक है, या कोई काम था उसको अधूरे पे छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो क्या है, उसको रिटायरमेंट के बाद भी उसको वो काम पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज एक कंपनी में, सॉरी एक नॉर्मल सी फर्म थी, एक कॉस्ट अकाउंटेंट की फर्म थी, वो कॉस्ट ऑडिट कर रहा था, ठीक है, वो अधूरे पे, और उसने अधूरे पे आधे पे उसने बोला कि छोड़ो यार मैं अब रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो रिटायरमेंट तो ले लेगा बट उसको वो कॉस्ट ऑडिट कंप्लीट करना पड़ेगा आफ्टर द रिटायरमेंट, ठीक है, वो लाइबल है उसके लिए, उसको रिटायरमेंट के बाद भी वो अपना काम पूरा करना पड़ेगा। तो वही बोला कि उसने एक्ट, मतलब कि उससे रिटायरमेंट से पहले लिया था ना उसने वो एक्ट, वो कॉस्ट ऑडिट का जो काम था वो किससे पहले लिया था, रिटायरमेंट से पहले लिया था, ठीक है। तो क्या है, जनरली आउटगोइंग पार्टनर लाइबल, ठीक है, वो नॉर्मली लाइबल होगा, बट बट बाय एग्रीमेंट बिटवीन थर्ड पार्टी एंड पार्टनर्स। अब सपोज करो कि जो जिस पार्टी से उसने काम लिया था उसके और उसके बीच में कंसेंट हुआ, ठीक है, और जिस पार्टनरशिप फर्म में वो काम कर रहा था उसके उसके बीच में कंसेंट हुआ कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ, मैं रिटायर हो रहा हूँ, और जो मेरे पार्टनर्स है वो आपका कॉस्ट ऑडिट कर देंगे, तो अगर वो कंसेंट लेते हैं, तो उस केस पे अगर कंसेंट हो जाता है और बाई एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट साइन था कि नहीं, और अगर, तो पहली तो उस कंडीशन, अगर वो कंसेंट हो जाता है कि नहीं मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ और मेरा जो मतलब मेरे पार्टनर से वो कर देंगे, तो उस केस में कोई इशू नहीं है, वो हो सकता है, ठीक है, वो कर सकते हैं। अदरवाइज एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जब आपने एग्रीमेंट पार्टनरशिप एडमिट हुए, तो एग्रीमेंट किया था कि उस टाइम एग्रीमेंट किया था कि नहीं, मैं एट द टाइम जिस टाइम रिटायरमेंट लूंगा उस टाइम के बाद मेरे पास कोई भी लाइबिलिटीज नहीं रहेंगी, या फिर मैं किसी भी चीज के लाइबल नहीं रहूंगा, तो वो आपका क्या है, नॉट लाइबल। उस कंडीशन में क्या होगा, नॉट लाइबल। बट एट द टाइम आपने वहां पे नील रखा था, कोई भी सब्जेक्ट मैटर नहीं डाला था, तो उस केस में क्या होगा, आप जनरली लाइबल हो जाओगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट। अब उसने आफ्टर रिटायरमेंट के बाद कोई एक्ट लिया तो, ठीक, कोई एक्ट किया तो नॉर्मली लाइबल अंटिल गिविंग पब्लिक नोटिस, अगर उसने पब्लिक उसको पब्लिक पहली चीज तो उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि नहीं, हाँ ये पार्टनर रिटायरमेंट हो गया है, ठीक, नहीं कई बार ऐसा होता है कि सपोज वो रिटायरमेंट ले लिया बट पब्लिक को पता ही नहीं है, उसको तो पता चलेगा, उसको क्या पता है रिटायरमेंट लिया नहीं लिया, तो उसको नॉर्मली पब्लिक को रिटायरमेंट के लिए बताना पड़ता है, आपको पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी। तो ठीक है, अगर उस केस में एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट करता है तो लाइबल अंटिल गिविंग पब्लिक नोटिस, जब तक कि वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है तब तक के लिए वो लाइबल है। अगर रिटायरमेंट हो भी गया, रिटायरमेंट भी ले लिया बट उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, और अगर कोई कोई सपोज आके उसको 10 लाख रुपए दे गया, लोन था, तो उसके लिए लाइबल होगा। वो रिटायरमेंट हो गया बट वो लाइबल है क्योंकि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, सामने वालों को क्या पता कि रिटायरमेंट हुआ नहीं हुआ, तो क्या उसको पब्लिक नोटिस देनी पड़ेगी। अंटिल पब्लिक नोटिस, तब तक के लिए वो लाइबल है। आफ्टर पब्लिक नोटिस ही विल बी नॉट लाइबल, क्लियर लिखा है, आफ्टर पब्लिक नोटिस ही विल नॉट लाइबल। पब्लिक नोटिस देने के बाद वो लाइबल नहीं है, ठीक है, बट पब्लिक नोटिस जब तक नहीं देता है तब तक वो लाइबल है। जब तक पब्लिक नोटिस नहीं देता है
तब तक लायबल है, ठीक है। तो कंप्लीट हुआ ये रिटायरमेंट और आपका एडमिशन, बस इतना ही था, ठीक है। यहीं तक था आपको, मतलब ये दो आपके दो टॉपिक खत्म हुए, रिकॉन्स्टिट्यूशन के दो टॉपिक खत्म हुए, दो सेक्शंस खत्म हुए, एडमिशन सेक्शन 31 है, रिटायरमेंट सेक्शन 32, ठीक है। एंड दैट्स इट। अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। अदरवाइज आप मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। एंड आप और भी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल भी न्यू क्रिएट हुआ है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाया करेगी, जो भी आपको मतलब क्लासेस लेक्चर्स के बारे में, या फिर कोई टॉपिक नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो वहाँ से आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। वहाँ पे आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द टुडे, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, टाटा एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक के सेशन में। थैंक यू।